धन्यवाद। मंचासीन अतिथिगण, राष्ट्र के प्रेसिडेंट नारायण भाई पटेल जी, श्री मान साहब, मेंबर सेक्रेटरी श्री ठाकर साहब, श्री कमलेश जी और विकास जी, और यहाँ पे राष्ट्र के पदाधिकारीगण और जो सारे सर्विस सेक्टर के टेक्नीशियंस और अन्य प्रोफेशनल उपस्थित हैं यहाँ पे। तो मैं मुख्यतः बात करने वाला हूँ कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और किगाली अमेंडमेंट है, तो वो आपके संदर्भ में उसके क्या मायने हैं और उसके कारण जो भविष्य में चेंजेज आने वाले हैं, जो बदलाव आएंगे, तो उसका आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको अपने आप को किस तरह से उसके लिए तैयार करना है। तो बहुत सारी बातें जो किगाली अमेंडमेंट और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, वो मेरे से पहले वक्ताओं ने काफ़ी कुछ उसके बारे में कहा है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा दोहराऊंगा नहीं उन बातों को। तो मैं निवेदन करूँगा, हाँ आगे स्लाइड पे आ जाए। तो मैं एक दिल्ली में संस्था है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, और मैं उसमें काम करता हूँ। और ये जो संस्था है, ये एशिया की पॉलिसी रिसर्च के मामले में एक लीडिंग संस्था मानी जाती है। और पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो क्षेत्र हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर हो गया, एग्रीकल्चर, कूलिंग उसमें आता है, इंडस्ट्रियल सस्टेनेबिलिटी आता है, तो इन सारे क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं। कूलिंग के फील्ड में भी जो अभी हम हाल फिलहाल में काम कर रहे हैं, वो जो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान बना, जो एक प्लान है कि आगे जब कूलिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उसको कैसे हम पूरा करेंगे और उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत होगी, तो उसके बनाने में हम लोगों ने हेल्प की। प्लस किगाली अमेंडमेंट जो हुआ, उसके लिए जो निगोसिएशंस और रिसर्च की ज़रूरत पड़ी, तो ये इस तरह के काम हम कूलिंग सेक्टर में करते हैं। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। आगे एक स्लाइड। ये कुछ जो जिस टाइप के हम काम कर रहे हैं पॉलिसी से रिलेटेड, और उसके साथ साथ उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए, कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, R&D चाहिए, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन सारे विषयों पे हम लोग काम करते हैं। कूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कूलिंग जो है हमारे प्रोडक्टिविटी को काफ़ी, मतलब वातावरण का तापमान बढ़ रहा है और उसके कारण से हमारी प्रोडक्टिविटी या काम करने की जो क्षमता है वो कम हो रही है। इकोनॉमी पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। उसके साथ ही साथ जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है, जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है कूलिंग की, तो कई सारे प्रोजेक्शंस हैं जो पहले भी लोगों ने बोला कि 8 गुना हो जाएगा या 11 गुना डिमांड हो जाएगा, और उसका जो उतनी डिमांड को पूरा करने के लिए जो जितना हमें बिजली की आवश्यकता होगी और उसके कारण से जो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। और इसीलिए इतने सारे रेगुलेशंस, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, और उस पर जो भारत सरकार के भी जो अन्य प्रयास चल रहे हैं, वो इसी कारण से हो रहे हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोगों ने काफ़ी सुन लिया कि एक ओजोन की परत है, और जो 1930 में जो केमिकल्स डेवलप किए गए थे एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करने के लिए, उसके कारण से उसकी क्षति होती थी। आगे आ जाइए अब। और उसके कारण से हमारे हेल्थ पे, जो अन्य जीव हैं उनके हेल्थ पे, एग्रीकल्चर पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और इस कारण से लोगों ने विचार किया कि नहीं, हमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। इन केमिकल्स की जगह पे हम कुछ नए केमिकल्स पे जाएं जिससे ओजोन पे प्रभाव नहीं पड़े। और उसी को लेके ये जो पूरे विश्व के जो सारे देश है वो एक साथ आए और एक एग्रीमेंट हुआ जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। और उसी में डिसाइड हुआ कि जो CFC गैसेज हैं, जो R11 और R12 पहले यूज़ होती थी, वो हम बंद करके दूसरे गैसेस पे जाएं जिससे कि ओजोन को हानि कम हो। तो हमने तो वहाँ से स्विच किया CFC से, फिर सबने प्लान बनाया, हर देश ने अपने अपने प्लान्स और प्रोग्राम चलाए, और CFC से हम शिफ्ट होके HCFC पे आए, फिर वहाँ से शिफ्ट होके हम HFC पे अभी हैं। अब इसका प्रभाव ये हो रहा है कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, मतलब जो वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। और एक उदाहरण देने के लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे हमें पता है कि उसके बारे में कि उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो R410A रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं, वो 1 kg अगर R410A है तो वो 2100 kg कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना व्यापक प्रभाव है। और इसीलिए अब चूंकि अब जलवायु परिवर्तन काफ़ी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हो रही है, तो इसीलिए अब काफ़ी फोकस है कि हम अब HFC को भी कम करें, जितना कम कर सकते हैं करें। और उसी को लेके जो नया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो सुधार किया गया और जो नया एग्रीमेंट बना, उसको किगाली में हुआ था, इसलिए वो किगाली अमेंडमेंट कहते हैं, और भारत सरकार ने भी अब उसको साइन कर दिया है।
तो अब अगले कुछ सालों के बाद से हम इस रेफ्रिजरेंट को भी हटा के दूसरे रेफ्रिजरेंट पे जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि पहले हम CFC पे थे, फिर HCFC पे आए, फिर HFC पे आए, अब हम यहाँ से भी आगे जाएंगे तो HFO और कुछ नेचुरल रेफ्रिजरेंट्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स हैं, हम उस पर जाएंगे। तो इसका काफ़ी असर आपके ऊपर भी पड़ने वाला है, क्योंकि आप लोग ही हैं जो उसको हैंडल करते हैं, सारे एसीज को रिपेयर करते हैं, जो भी कूलिंग डिवाइसेस है वो सही रूप से सुचारू रूप से चले उसकी जिम्मेदारी आप लोग पे होती है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कैसे ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो आपको समझने की ज़रूरत है। और उसमें जो कुछ नए रेफ्रिजरेंट अब आ रहे हैं, जैसे अमोनिया है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो अभी जो हम रेफ्रिजरेंट है वो हम हवा में छोड़ देते हैं या लीक हो गया तो उसमें कुछ नुकसान नहीं होता, वातावरण को नुकसान होता है, लेकिन जो आदमी है इमीडिएट उसके बगल में उसको नुकसान नहीं होता। लेकिन अभी जो रेफ्रिजरेंट आएंगे उसमें वो ज्वलनशीलता होगी, टॉक्सिसिटी होगी, मतलब अगर वो हम लीक कर दिए और सांस के साथ हमारे अंदर गई तो वो हमें नुकसान कर सकती है। तो उसका भी अब काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली उसके टच में रहेंगे, उसको डील करते रहेंगे। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि कूलिंग की डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। तो जो 2017 में 3 करोड़ 4 करोड़ एसी थे पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, वो 2037 तक हो सकता है 35 करोड़ हो जाए, 40 करोड़ एसी हो जाए। तो इतने बड़े मात्रा में एसी हो जाएंगे तो आप सोचिए कि उन सब में रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा होगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा वातावरण पे, प्लस उतनी एसीज को चलाने के लिए जितनी बिजली चाहिए होगी उसके लिए हमें पावर प्लांट, और उसके कारण जो पर्यावरण पे असर पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें असर करेंगी कि फ्यूचर में हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। और अब आगे आ जाइए। तो उसी पे मैं बात करूंगा कि ये दो जो चीज़ें हैं कि किगाली अमेंडमेंट हुई और हमें HFC गैस को हटाना है, और जो कूलिंग डिमांड में कई गुना वृद्धि होगी, 8 गुना 10 गुना जो बढ़ोतरी होने वाली है, तो उसका जो असर आएगा वो ये आएगा, नेक्स्ट आप आ जाइए, कि उसमें क्या होगा कि अब कई सारे नए नए तरह के रेफ्रिजरेंट आएंगे, कई सारे नए नए तरह के गैस आएंगे, और कुछ सिंगल यूज़ में होंगे, कुछ कॉम्बिनेशंस में यूज़ होंगे। तो अभी क्या है कि अभी आपने ट्रेनिंग ली, आपने सीखा एक गैस को कैसे यूज़ करना है, उसको चार्ज कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, लेकिन फ्यूचर में जाके वो कई सारे गैसेस हो जाएंगे, और ये भी संभावना है कि हर 2-3 साल में नए नए गैस आते जाएंगे। फिर आपको इतने सारे जब एसीज हो जाएंगे और उसके पावर प्लांट्स और ग्रिड पे जो असर पड़ेगा, तो उसलिए अब काफ़ी सारा इनोवेशन हो रहा है कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को इफ़िशियंट बनाएं, कम गैस में वो काम करे, कम बिजली की खपत में वो काम करे। तो कई सारे इनोवेशंस भी होंगे आपके प्रोडक्ट में, जो एसी है या और भी कोई भी रेफ्रिजरेटर है या और कोई कूलिंग डिवाइसेस है, तो वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी काफ़ी फास्ट होंगे। तो आपको भी अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ आजकल जो अब जो स्मार्ट अप्लायंसेस जो बोलते हैं, जिसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस होता है, वो मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी एडवांसमेंट आती रहेंगी। तो IoT बोलते हैं या स्मार्ट अप्लायंसेस बोलते हैं, तो वो भी फ्यूचर में काफ़ी आएंगे। तो ये सारे चेंजेस होने वाले हैं, एंड उसका आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा और आप उसको कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो इसमें एक तो ये है कि जब इतने सारे एसीज और इतने कूलिंग की डिमांड बढ़ेगी, तो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी होगी, जॉब्स भी काफ़ी आएंगे, क्योंकि उतने सारे इक्विपमेंट को आप सोचिए 4 करोड़ एसी से 35 करोड़ एसी हो जाएंगे, तो कितने सारे टेक्नीशियंस ज़्यादा चाहिए होंगे। पीछे वाले साइड पे, हाँ। उसके साथ साथ एक कंटिन्यूअस स्किलिंग और अपस्किलिंग की जरूरत पड़ती रहेगी। तो अब ऐसा नहीं कि आपने 3 साल ट्रेनिंग कर लिया और फिर आप लाइफ लॉन्ग उसी ट्रेनिंग के बेसिस पे आप काम करते रहोगे, क्योंकि नए रेफ्रिजरेंट आएंगे, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज होता रहेगा। तो आप उसके लिए वर्कर्स और जो टेक्नीशियंस हैं उनकी भी कंटिन्यूअस अपस्किलिंग करने की ज़रूरत होगी। और उसके साथ साथ क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस है कि रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, लीक हो रहा है, जो बचा हुआ उसको हम हवा में उड़ा दिया और फिर लीक सील करके नया रेफ्रिजरेंट हम भर देते हैं। बट अब क्या हो रहा है कि इतने सारे रेफ्रिजरेंट जब हम हवा में छोड़ेंगे तो उसका जो ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन डिप्लीशन होगा, उसको कम करने के लिए अब ये भी काम हो रहा है कि हम उस जो भी रेफ्रिजरेंट है उसको हम रिकवर करें, उसको रिसाइकिल करके रीयूज़ करें। तो वो एक सस्टेनेबल मेजर है कैसे आप रेफ्रिजरेंट को हैंडल करने वाले हैं। साथ ही साथ जब टॉक्सिक या फ्लेमेबल जो ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट आएंगे, तो उसके लिए भी उसको कैसे हैंडल करना है, क्या इक्विपमेंट्स टूल चाहिए होंगे, आपके स्किल्स में क्या अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अभी आएंगी और उसको इस तरह से आप एड्रेस कर सकते हैं।
तो उसमें अब आगे का रास्ता क्या है, तो आगे यही है कि क्योंकि अभी क्या है कि कुछ लोग फॉर्मल ट्रेनिंग लेते हैं, अब स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट भी किए गए हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो फॉर्मल ट्रेनिंग के थ्रू आते हैं। कुछ लोग साथ में काम करते करते सीख लिया और करने लग गए, लेकिन अब हमें एक यूनिवर्सल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। नए रेफ्रिजरेंट्स को कैसे हैंडल करना है उसके अपस्किलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उनका सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हमें लेने हैं वो ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जब होंगी तो ऑटोमेटिक एक फॉर्मलाइजेशन होगा सेक्टर का, जब सब लोग प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे, सर्टिफिकेशन लेंगे और उसको रेगुलर अपग्रेड करते रहेंगे। तो अब मैं ज़्यादा दोहराऊँ नहीं बातों को, कंक्लूड करना चाहूँगा कि ये जो चेंज आ रहा है इसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है सर्विसिंग सेक्टर का और आप लोगों का। और क्योंकि देखिए रिसर्च डेवलपमेंट होता है कंपनी लेवल पे, वो एक बार हो गया, प्रोडक्ट बन के आ गया, उसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट किए गए, एफिशिएंसीज बढ़ाई गई, सेल्स हो गया, लेकिन उसके बाद आप लोग हैं जो फाइनल कांटेक्ट पॉइंट होते हैं कस्टमर के, जो अगले कुछ सालों तक या 8 साल 10 साल तक जब वो इक्विपमेंट चलता है तो आप लोग डायरेक्ट कस्टमर के टच में रहते हो, तो उसलिए आपका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कैसे बेटर प्रैक्टिसेस, जो सही तरीका है सर्विसिंग का, उसको अपना के आप उसकी जो डिज़ाइन इफिशिएंसी थी आप उसको पूरे लाइफ तक मेंटेन रखो, और उससे सिस्टम की इफिशिएंसीज भी मेंटेन रहेगी और उसका लाइफ भी इंक्रीज होगा। साथ ही साथ जो रेफ्रिजरेंट है उसको अब उसमें भी रेगुलेशंस आने वाले हैं कि हम उसको हवा में सीधे ना छोड़ दें, तो उसको हम कैसे रिकवर करें और रिसाइकल करें या सेफ रिस्टोर करके भेजें जहाँ पे वो डिस्पोजल हो उसका, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और साथ ही साथ जो कस्टमर को अवेयर करना है या एजुकेट करना है, क्योंकि आप डायरेक्टली कस्टमर के टच में हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप उनको एजुकेट करो कि ठीक है आप एसी इतने डिग्री पर सेट करो, आप इस फ्रिक्वेंसी पे इसकी सर्विसिंग करो, कैसे आप उसको ऑपरेट करो, क्योंकि आप ही उनके रेगुलर टच में रहने वाले हो। तो जो कंज्यूमर अवेयरनेस का काम है या उनको एजुकेट करने का काम है, तो वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मतलब फाइनली यही है कि आपका जो रोल होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, जो किस तरह से हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली कूलिंग की तरफ हम आगे बढ़ें उसमें। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।